कोविड कर्फ्यू पर कल फैसला लिया जा सकता है। एक बड़ी खबर उत्तराखंड का अपडेट। देहरादून में कल तीरथ रावत कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कल 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर इस पूरी बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद कहा जा रहा है कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर फैसला किया जा सकता है। देहरादून में कल तीरथ रावत कैबिनेट की बैठक होने वाली है और कल 11 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी और इस बैठक में फिलहाल कोरोना की स्थिति क्या है, तैयारियां सरकार की किस तरह से हैं और कितनी मदद लोगों तक पहुंच पा रही है, इस सब पर चर्चा के साथ साथ कोविड कर्फ्यू पर भी कल फैसला लिया जा सकता है। अभी 1 जून सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू है, लेकिन इसके बाद क्या इसकी अवधि को बढ़ाया जाएगा, कुछ छूटें मिलेंगी या किस तरह स्वरूप रहेगा, ये बंदी ऐसे ही चलेगी आगे भी या इसमें कुछ रियायत मिलेगी, इसको लेकर फैसला हो सकता है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल काशीपुर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने यह भी कहा कि कोविड कर्फ्यू हटाने को लेकर कल की कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। चुफाल ने कहा कि 31 मई से आगे कर्फ्यू बढ़ाना है या नहीं, इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। चुफाल ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल में है। पहली तारीख तक तो लॉकडाउन है, इसके बाद देखेंगे, बैठेंगे, उसके बाद तय करेंगे, कैबिनेट बैठेंगे, कल कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लॉकडाउन हटाया जा सकता है? नहीं, अब देखेंगे, पहली तारीख तक तो है ही है, पहली तारीख तक के बाद देखेंगे कि केसेस कम हो रहे हैं, फिर तो हटना पड़ेगा। तो कोविड कर्फ्यू पर कल फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और उस बैठक के बाद ही फैसला लिया जाएगा। अभी 1 जून तक ये कर्फ्यू है और क्या इसकी अवधि बढ़ेगी या फिर कुछ छूटें मिलेंगी, इस पर चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कल सुबह 11 बजे सचिवालय में ये बैठक है और कोरोना के जो हालात हैं इस वक्त प्रदेश के अंदर, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी और ये भी स्थिति स्पष्ट इसी बैठक के बाद होगी कि 1 जून के बाद कर्फ्यू को बढ़ाया जाता है या फिर इसको कायम रखा जाएगा, क्या कुछ छूटें मिलेंगी या कुछ और नए दिशा निर्देश इसमें दिए जा सकते हैं। ये तस्वीर कल साफ होगी। और सीधे अब आपको देहरादून लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अहम बात यह कि जो सेक्रेटरीट में बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, उसमें कोरोना के हालात पर तो चर्चा होगी और ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा होगी और क्या कल बैठक के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा? जी आस्था, देखिए, कल तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कल महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में होनी जा रही है। कल सुबह 11 बजे बैठक होगी और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर कैबिनेट में मंथन हो सकता है। और सबसे पहले अगर बात करें तो जिस तरह से अभी तैयारी राज्य सरकार की कोविड काल में तीसरी लहर को लेकर है, चाहे वो तमाम जितने भी राज्य में 12 अस्पतालों की व्यापक तैयारी रखने की हो, इसके साथ साथ में जो राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, किस तरीके से एजेंडा जिलाधिकारी तैयार करेंगे, क्या खाका होगा, और उसके अलावा कोविड काल को लेकर कई ऐसे संबंधित फैसले कल तीरथ सिंह सरकार की इस कैबिनेट में हो सकते हैं। और इसके साथ साथ शहरी विकास से संबंधित कुछ ऐसे मामले हैं जो इस कैबिनेट बैठक में होंगे। कल 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन महत्वपूर्ण आस्था यही है कि अभी कोविड काल में सबसे बड़ी प्राथमिकता राज्य सरकार की यही है कि आखिरकार जो कोरोना है, कोरोना से मौतें हो रही है, कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं और उससे ठीक विपरीत अगर देखा जाए तो जो तीसरी लहर के बारे में राज्य सरकार की ओर से जो तैयारी है, उसको लेकर कई ऐसे फैसले हो सकते हैं और लिहाजा उसके बाद में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जरूर जानकारी देंगे। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले अब तीरथ सिंह सरकार की जो कैबिनेट बैठक कल होने वाली है उसमें हो सकते हैं। जी, आप बने रहिए विनोद हमारे साथ, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये तमाम पहलू आपने बताए जिन पर चर्चा कल कैबिनेट की बैठक में होगी। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें, आज अचानक ही बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई है। देहरादून प्रदेश मुख्यालय में ये मीटिंग बुलाई गई है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक कई अहम मुद्दों पर होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इसमें चर्चा संभव है। 3 दिन के देहरादून दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंच चुके हैं। सरकार के कामकाज को लेकर सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे दिग्गज नेता।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के सिद्धार्थनगर, जहां पर कोरोना के इंतजामों को जांचने के लिए, उनके निरीक्षण के लिए सीएम योगी पहुंचे और वो इस वक्त पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं। क्षमता के साथ अपने प्रदेश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को बचाने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में मैं इस बीच जनपद पहले चरण में मैंने हर कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें की। कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक जनपद में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी लेना। यद्यपि मैं प्रदेश के अंदर हम लोगों की टीम 9 की बैठक निरंतर होती है, इन चीजों पे हम गतिविधियां वहां पर हर जनपद में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हैं, लेकिन जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि गांव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया है और तमाम अन्य प्रकार की बातें, इसलिए फील्ड में मुझे स्वयं उतरना पड़ा था। हमारे मंत्रीगण प्रभारी जनपदों में जा रहे हैं, वहां पर उनके द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठन और हर तबके का व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की फर्स्ट वेव में देश को कुछ मंत्र दिए थे। कोरोना पॉजिटिव को ट्रेस करना, समय से उसका टेस्ट करना, उसको ट्रीटमेंट उपलब्ध करवा देना। उत्तर प्रदेश ने इसके लिए व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया और उस व्यापक पैमाने पर जो अभियान चलाया उसका परिणाम हमारे सामने है। हम लोगों ने अब तक 4,80,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न किए हैं। प्रदेश के अंदर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी सेकेंड वेव में कि 10 मई के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे, स्थिति भयावह होगी, अनियंत्रित होगी। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश ने, जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है और ओवरऑल हम देखेंगे तो पॉजिटिविटी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 के आसपास बनी हुई है। यानी पॉजिटिविटी रेट को कम करना और रिकवरी रेट को बढ़ाना इस पूरे अभियान का हिस्सा था और हम लोगों ने उसमें सफलता प्राप्त की। आज उसका परिणाम है कि हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट की क्षमता को निरंतर बढ़ाया गया। निगरानी समितियां गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट वितरित कर रही हैं। आरआरटी की टीम अगले 24 घंटे के अंदर उन सभी लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रही है। संदिग्ध लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसका एक व्यापक परिणाम सामने आया है कि पिछले 26-27 दिन में जो एक्टिव केस थे या 82 से लेकर 85% तक इसमें गिरावट आई है और निरंतर कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने की दिशा में सरकार ने आगे कदम बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि एक दिन में यहां 25 अप्रैल के बाद से लेकर के और मई में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। आज के जो आंकड़े हैं मात्र 3,200 पॉजिटिव केस उत्तर प्रदेश में आए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में आए हैं। यानी हम लोगों का जो अभियान है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कमिश्नरी स्तर की समीक्षा बैठकों के बाद अब मैं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों के लिए निकला हूं। कल मैंने देवरिया और कुशीनगर जनपद
की समीक्षा बैठक ली थी। आज मैं सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद की समीक्षा बैठकों के साथ साथ कोरोना प्रबंधन के साथ साथ इन जनपदों में हम लोग कैसे इंसेफ्लाइटिस से बचाव और अन्य वेक्टर बॉर्न डिजीज से भी बचाव के लिए क्या अन्य उपाय हमें करने हैं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के दौरान जो उपाय किए गए हैं उसके परिणाम आए हैं। उस पर आगामी रणनीति को तय करने के लिए भी आज मैं इन सभी जनपदों के भ्रमण में हूं, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो गोरखपुर, बस्ती, कमिश्नरी सबसे संवेदनशील है। सबसे अधिक इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए पेशेंट इन्हीं जनपदों में हैं और इसीलिए भारत सरकार के सहयोग से 4 साल पहले हम लोगों ने हर मेडिकल कॉलेज में पीको का निर्माण किया था। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीको का निर्माण हुआ। कुछ सीएससी में भी मिनी पीको का निर्माण हुआ। ये मिनी पीको हमारे लिए या पीको पीडियाट्रिक आईसीयू ये हमें वर्तमान में कोरोना में भी ये उपयोगी हो रहे हैं बच्चों के लिए, 3rd वेव में भी उपयोगी होंगे और इंसेफ्लाइटिस के उपचार में भी होंगे। ये सभी कार्यक्रम लगातार सरकार की तरफ से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। हमें जहां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाना है, इसमें समय से उसके उपचार के लिए मेडिसिन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, उसके टेस्ट की व्यवस्था हो, या फिर हॉस्पिटल में भी अच्छा ट्रीटमेंट उसे मिल सके, इस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या फिर वैक्सीन का कवर उसे उपलब्ध करवाने का। जनपद सिद्धार्थनगर में 1 जून से 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध होगा। और वैक्सीन में भी हम लोगों ने कुछ तय किए हैं। जो 3rd वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चों पर इसका अटैक ज्यादा हो सकता है, हम लोगों ने अभी हर जनपद में पीको के गठन की कार्रवाई शुरू की है। सिद्धार्थनगर जनपद में हर विधानसभा में सीएससी, एक सीएससी में कम से कम एक मिनी पीको का निर्माण हो, इसके बारे में भी यहां पर जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम बच्चों के लिए भी करने जा रहे हैं, जिससे समय पे उपचार की व्यवस्था हो सके, लेकिन समय पे उन्हें किसी हॉस्पिटल में या नजदीक के इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में भी ये सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी हमारी साथ साथ तैयारी चल रही है। चूंकि 3rd वेव की आशंका बच्चों पे व्यक्त की जा रही है, हमें नहीं बोलना चाहिए कि यह कामकाजी वर्ग है। 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, कामकाजी वर्ग है। अपनी नौकरी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने अन्य काम धंधों के लिए उनको घर के बाहर निकलना पड़ता है, और इसलिए सरकार ने तय किया हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ हम गठित करेंगे, जहां पर ऐसे लोगों को हम वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा सके। अभिभावक अगर सुरक्षित है तो बच्चा भी सुरक्षित है, उसको भी सुरक्षित रखने की तैयारी है। हम उसकी व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन अभिभावक को भी सुरक्षित रखेंगे। दूसरा, हमने तय किया है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हम इससे कवर करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, शिक्षकों के लिए भी कुछ बूथ बनाएंगे, और मीडिया के लिए भी हर जनपद में एक बूथ का गठन होगा, जहां मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए उनके परिवार के सदस्य वैक्सीनेशन का लाभ उठा सकें। इस प्रकार का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब तक सर्वाधिक वैक्सीन भी दिया है। हम लोग 1,80,00,000 से ऊपर लोगों को वर्तमान में वैक्सीन दे चुके हैं, और यह अभियान हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है। मेरी आप सबसे भी अपील है कि हम लोग जनता को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जरूर प्रेरित करें। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना। अगर कहीं कोई शिकायत है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, निगरानी समितियां जा रही हैं, मोहल्ला समितियां जा रही हैं, उनसे संपर्क कर रही हैं, तो बीमारी को छुपाना है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। सूर्योधर झील में खर्च हुई एक्स्ट्रा धनराशि को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक्स्ट्रा खर्च की वजह से 1 साल से जांच रुकी है। अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं अफसर, ये कह रहे हैं सतपाल महाराज। ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं सतपाल महाराज ने। विनोद से इस पर अपडेट लेते हैं। विनोद, बताइएगा विस्तार से क्या मामला है पूरा। जी, आज तक देखिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से एक इंक्वायरी सेटअप की गई थी, जिसमें सूर्यधार झील को लेकर पूरा मामले पर जांच बैठाई गई थी। और उसके साथ साथ भी जब तीरवेंद्र रावत सूबे के मुख्यमंत्री थे तो ये माना जा रहा था कि 10 करोड़ के बजाय उसमें 2 करोड़ एक्स्ट्रा लागत लगने की बात जांच की जा रही है। लेकिन 1 साल हो गया है पूरे मामले को, अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हो पाई है। जब भी सतपाल महाराज से सवाल पूछा जाता है तो वो लगातार जितने भी अफसर हैं उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। और आज भी इसी क्रम में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लेते हुए यही कहा है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी कार्यशैली में सुधार लाए और जो एक चुस्ती होती है ब्यूरोक्रेसी की वो नहीं है, चुस्ती लानी चाहिए ताकि लोगों को और जो विकास की योजनाएं लटकी रहती है उसका जल्द से जल्द निराकरण हो। लिहाजा ये कोई पहला मामला नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को लेकर आड़े हाथों लिया है सतपाल महाराज ने। ठीक उससे पहले कई बार भी ब्यूरोक्रेसी पर जमकर बरस चुके हैं सतपाल महाराज। और यही वजह की लगातार मंत्री की 1 साल से जो जांच सेटअप की गई थी, इंक्वायरी सेटअप है, वो ही आज अब तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो लिहाजा पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी को आज आड़े हाथों लिया है सतपाल महाराज ने। जी बिल्कुल, तो ब्यूरोक्रेसी को आड़े हाथों लिया है सतपाल महाराज ने और कहा है अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। आप बने रहिए विनोद हमारे साथ, आगे भी खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर अपने दर्शकों को हम बता दें। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। 4 बजे भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज होने जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज शाम 4 बजे होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, बताइएगा, अचानक ये कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, इसके भी कोई मायने हैं? जी देखिए, अचानक एक आज कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और सुबह से ही जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो देहरादून पहुंच चुके हैं। खासकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन DL संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा और इसके साथ साथ में जो जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अलग अलग बैठकों में वो शामिल हो रहे हैं। लिहाजा अभी अलग अलग मोर्चों की बैठक चल रही है। अभी महामंत्रियों की बैठक शुरू होगी और ठीक 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी, जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम जितने भी पदाधिकारी है वो शामिल होने वाले हैं। और ऐसा ये माना जा रहा है कि अब लगातार ये अचानक बैठक का होना है और साफ संकेत ये है कि आगामी 2022 इलेक्शन को लेकर रणनीति तैयार होगी और सरकार संगठन को लेकर भी समन्वय स्थापित करने की मुद्दा भी इस बैठक में हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को किस सीट से चुनाव लड़ना है। तमाम ऐसे कई मसले हैं जो आज इस कोर ग्रुप की बैठक में आज उठने वाले हैं। लिहाजा अलग अलग बैठकों का दौर अभी जारी है। प्रदेश मुख्यालय में तमाम पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर सेंटर से जो भी पदाधिकारी पहुंचे हैं वो देहरादून पहुंचकर अलग अलग बैठकों में शामिल हो रहे हैं। 4 बजे महत्वपूर्ण भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसके चलते जो भी जानकारी कौन कौन फैसलों पर इस बैठक में मंथन हुआ और क्या क्या इसमें जानकारी मिली उसके बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि अभी जिस तरह से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के भी 30 मई को 2 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड के जितने भी सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनकी अलग अलग गाँव में 2-2 गाँव में जाएंगे, उनकी भी ड्यूटी लगाई है। वो भी एक बड़ा मुद्दा इस बैठक में उठ सकता है। जी हाँ, कई मुद्दे हैं इस बैठक में जो आज शाम 4 बजे जिन पर खास तौर पर चर्चा होने वाली है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विनोद। उधर बाबा रामदेव और IMA के बीच चल रहे विवाद पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान सामने आया। सुबोध उनियाल ने कहा कि जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए सभी को बयानबाजी से बचना चाहिए। IMA ने योग गुरु पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया है और उन्हें माफी मांगने को कहा है। रामदेव जी और IMA एसोसिएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और जैसे कि आज मुझे मालूम हुआ कि IMA ने रामदेव पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया। तो एक भारत में एक कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना काम करेगा।
देखिए, इस समय हमारा सभी से निवेदन था, हमने विपक्षी दलों को भी कहा कि इस समय कोई राजनीति करने का या आपस में बहस करने का समय नहीं है। इस समय सामूहिक प्रयास से मानवता की रक्षा करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। तो साफ तौर पर कहा गया है कि बयानबाजी से बचना चाहिए। बाबा रामदेव और आईएमए विवाद पर बोले हैं सुबोध उनियाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।